वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्त्री गर्ल। तो आज हम राजस्थान टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी RTU का इंजीनियरिंग केमिस्ट्री में फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में आने वाला एक टॉपिक करेंगे जो कि है ऑर्गेनिक फ्यूल्स। ये बहुत ज़्यादा लेंथी टॉपिक है, तो मैं सब कवर करा दूँगी, तो कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ऑर्गेनिक फ्यूल्स को हम हिंदी में जैविक ईंधन भी बोलते हैं। अब हम इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि हीट प्रोड्यूस करता है उसे हम फ्यूल कहते हैं या ईंधन कहते हैं। अगर वो सिर्फ जलाने पे हीट प्रोड्यूस कर रहा है तो हम उसे नेचुरल फ्यूल कहेंगे, बल्कि जब अगर वो टूटने से या जुड़ने से हीट प्रोड्यूस कर रहा है तो हम उसे न्यूक्लियर फ्यूल कहेंगे। तो एनी सब्सटेंस दैट प्रोड्यूसेस हीट इज़ कॉल्ड एज फ्यूल. But if it produces the heat just by burning it, then it is called as natural fuel. If it produces by fission or fusion, then it is called as nuclear fuel. जब हम फ्यूल को बर्न करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो हमें मिलेगा प्रोडक्ट प्लस हीट। अब क्योंकि हमें हीट इवॉल्व हो रही है, तो किसी भी रिएक्शन में अगर हमें हीट इवॉल्व होती है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, और अगर किसी भी रिएक्शन में हीट इन्वॉल्व होती है तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो इस रिएक्शन में हमें फ्यूल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाने पर क्या मिल रहा है? प्रोडक्ट प्लस हीट। तो हीट वी आर रिसीविंग, राइट, इट इज़ इवॉल्विंग, सो हमें हीट इवॉल्व मिल रही है, तो इट इज़ अ highly exothermic reaction. That means high amount of heat is produced in this reaction. अब फ्यूल वैसे हम बहुत जगह पे यूज़ करते हैं, हमारे घरों में भी यूज़ करते हैं, हमारे जो व्हीकल्स हैं उनमें भी यूज़ करते हैं, बट इसका मेजर पर्पस अगर कहीं पे आता है तो वो होता है इंडस्ट्रीज़ में। जो हीट हम इस फ्यूल से जनरेट करते हैं, या तो हम इसे डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं या हम इसको कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब हम देखते हैं फ्यूल्स कितने टाइप के होते हैं। तो फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स और ऑर्गेनिक फ्यूल्स, जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डिकम्पोजिशन से हमें मिलता है। जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लांट या कोई भी एनिमल मर जाता है तो उसके ऊपर सैंड के लेयर्स पे लेयर्स मतलब होते जाते हैं, और उसके बाद फिर वहाँ पर उसका डिकम्पोजिशन हो जाता है इतने प्रेशर से, और उसके बाद अगर हम उस फॉसिल से फ्यूल जनरेट करते हैं तो हम उसे फॉसिल फ्यूल या ऑर्गेनिक फ्यूल बोलते हैं। नेक्स्ट आता है बाय प्रोडक्ट फ्यूल। अगर हम किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में से फ्यूल उसमें से एक टाइप का निकल जाता है तो हम उसे बाय प्रोडक्ट फ्यूल कहते हैं, जिसके एग्जांपल होंगे कोक ओवन गैस या ब्लास्ट फर्नेस गैस। न्यूक्लियर फ्यूल हमें कब मिलता है? जब कोई हीट रिलीज़ होती है फिजन से या फ्यूज़न से, टूटने से या जुड़ने से, जैसे कि यूरेनियम, प्लूटोनियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। रॉकेट फ्यूल का एक एग्जांपल है हाइड्रोजन। अ बायो प्रोडक्ट फ्यूल जो बायोलॉजिकल वेस्ट, जो रिसेंटली कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म का डेथ हुआ है उससे अगर हम जनरेट करते हैं तो हम उसको बोलते हैं बायो प्रोडक्ट फ्यूल। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ऑरिजिन ऑफ ऑर्गेनिक फ्यूल्स, मतलब जो ऑर्गेनिक फ्यूल्स हैं वो हमें मिलते कैसे हैं। तो फॉसिल फ्यूल्स या ऑर्गेनिक फ्यूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो हाइड्रोजन कंटेनिंग नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि पेट्रोल, कोल, क्रूड ऑयल एट्सेट्रा। अब पेट्रोल हमें कैसे मिलता है? पेट्रोल हमें मिलता है एनिमल्स के ऑरिजिन या डिकेज से, जो कि सॉइल के अंदर अंडर प्रेशर एनिमल्स का जो फॉसिल्स बनते हैं उससे हमें मिलता है पेट्रोल। और कोल हमें कैसे मिलता है? कोल हमें मिलता है प्लांट के ऑरिजिन्स और डिकेज से। और नेचुरल गैस जो कि मीथेन की बनी होती है और उसमें और भी केमिकल्स होते हैं। तो पेट्रोलियम हमें एनिमल के ऑरिजिन और डिकेज से मिलता है, कोल हमें प्लांट के ऑरिजिन और डिकेज से मिलता है, बल्कि ही नेचुरल गैस जो होती है वो मीथेन की बनी होती है और उसमें और भी अदर गैसेस या केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं।
अब हम ऑर्गेनिक फ्यूल्स का क्लासिफिकेशन करते हैं, पहले बेस्ड ऑन द स्टेट ऑफ अक्रेंस, कि वो मिलते कैसे हैं हमको, उसके अकॉर्डिंग हम करें तो प्राइमरी और नेचुरल फ्यूल्स जो होते हैं उस हम दो हिस्सों में करते हैं इसको, पहले प्राइमरी और नेचुरल फ्यूल्स और दूसरा होता है सेकेंडरी और डिराइव्ड फ्यूल्स। प्राइमरी और नेचुरल फ्यूल्स है जैसे कोल, पेट्रोलियम, गैस एट्सेट्रा, और सेकेंडरी फ्यूल्स जो कि हम प्राइमरी फ्यूल्स से ही बनाते हैं जैसे ऑयल, गैस, कोक, पेट्रोल एट्सेट्रा, तो वो हो गए हमारे सेकेंडरी या डिराइव्ड फ्यूल्स। अब हमें एक गुड फ्यूल के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए कि हम कह सके कि जो फ्यूल हमें मिला है वो अच्छा है, वो इट इज़ अ गुड फ्यूल। तो हमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक चाहिए? पहला, द फ्यूल शुड हैव हायर कैलोरीफिक वैल्यू, मतलब उसको जब हम जलाए तो उससे बहुत हीट निकलनी चाहिए, उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। द फ्यूल शुड बर्न विद लेस ऐश कंटेंट, जब हम उस फ्यूल को जलाए तो उसमें से कम राख निकलनी चाहिए। द फ्यूल शुड बी मोस्ट सूटेबल फॉर द पर्पस, जिस भी पर्पस के लिए हम उस फ्यूल को यूज़ कर रहे हैं वो उसके लिए मोस्ट सूटेबल होना चाहिए। द फ्यूल शुड हैव लो मॉइस्चर कंटेंट, उसके अंदर पानी की मात्रा कम होनी चाहिए। इट शुड प्रोड्यूस लो स्मोक एंड बर्न विद मोर एफिशिएंसी, उसमें धुआं कम निकलना चाहिए और वो और एफिशिएंसी से बर्न होना चाहिए। द कंबशन शुड बी कंट्रोल्ड, जो कंबशन है हम उसे कंट्रोल करके जला पाए। द वेलोसिटी ऑफ कंबशन शुड बी मॉडरेट। द फ्यूल शुड बी रेडिली अवेलेबल इन लार्ज अमाउंट एट लो कॉस्ट, एक तो सस्ता आए और सस्ते में ही ज़्यादा है। द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल मस्ट बी मॉडरेट, जब हम उसे जलाए तो बहुत ज़्यादा जल्दी भी ना आग पकड़े और बहुत ज़्यादा लेट भी ना आग पकड़े। वेलोसिटी ऑफ कंबशन ऑफ एनी फ्यूल शुड बी मॉडरेट। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब हम जानते हैं सॉलिड फ्यूल्स क्या होता है। सॉलिड फ्यूल्स को हम यूज़ करते हैं डोमेस्टिक, मतलब घर में, या इंडस्ट्रियल पर्पस पे। तो सॉलिड फ्यूल्स के कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि वुड, कोल, चारकोल, कोक एट्सेट्रा। तो सबसे पहले हम जानते हैं वुड के बारे में। अब वुड को हम एज अ फ्यूल बहुत पुराने टाइम से ही यूज़ करते जा रहे हैं, और पहले के ज़माने में तो सिर्फ वुड को ही मेनली एज अ डोमेस्टिक फ्यूल यूज़ किया जाता था। बट अब हम क्योंकि हमें लकड़ियाँ कम काटनी हैं और पेड़ों को बचाना है, इसलिए हम वुड का यूज़ कम से कम करते हैं। पर कुछ फॉरेस्ट एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ और कुछ इतना रेडिली अवेलेबल नहीं मिलता है, जहाँ पे वुड ही सबसे इजीली अवेलेबल मिलता है एट लो कॉस्ट, और सस्ता मिलता है, और इतने ज़्यादा दूसरे फ्यूल्स इतना इजीली और चीपली नहीं मिल पाते हैं। तो वहाँ पर आज भी वुड ही यूज़ होता है। जो कैलोरीफिक वैल्यू होगी वो एयर ड्राइड वुड की ज़्यादा होगी, जबकि जब हम अभी एक फ्रेश लकड़ी काटेंगे वो जल्दी आग नहीं पकड़ेगी। उसको हम सुखाते हैं और उसके बाद उसका हम यूज़ लेते हैं, ताकि वो हमें इजीली जो उसका यूज़ है हम उससे ले पाए, उसके लिए उसको सुखाना पड़ता है। वुड के यूजेस क्या होते हैं? वुड को हम यूज़ करते हैं डोमेस्टिक फ्यूल की तरह, या फिर फर्नीचर बनाने के लिए, या फिर हम वुड से चारकोल बना सकते हैं, या फिर एक प्रोड्यूसर गैस बना सकते हैं उसका गैसिफिकेशन करके। तो ये है हमारे वुड के यूजेस। अब आते हैं कोल पे। कोल, कोयला, ये फॉसिल फ्यूल है जो कि प्लांट से बनता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। जब नीचे प्लांट्स के ऊपर लेयर्स पे लेयर्स आ जाती है सैंड की, तो फिर वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में मिलियंस ऑफ ईयर्स में जाके कोल हमें मिलता है, जो कि हाई कार्बन होता है उसके अंदर, और उससे हमें बहुत सारे यूज़फुल प्रोडक्ट्स मिलता है, जैसे कि गैस, ऑयल, नैप्था। और ये हमें आयरन मेकिंग में भी कोल हेल्प करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। अब हमें कोल फॉर्म कैसे हुआ, ये हम 2 थ्योरी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहले आती है इन सितु थ्योरी।
इन सितु थ्योरी हमें बताती है कि जो कोल का फॉर्मेशन हुआ वो उसी साइट पे हुआ, यानी कि जिस साइट पे उस प्लांट का डेथ हुआ था उसी साइट पे उसके ऊपर लेयर्स पे लेयर्स आती गई और उधर ही उसका फॉसिल बना। दूसरी थ्योरी आती है ड्रिफ्ट और ट्रांसपोर्टेशन थ्योरी, जो कहती है कि प्लांट्स उसके मरने के बाद बहुत दूर उड़ गए हवा से, पानी के बहाव से, और उधर जाकर वो बरी हो गए मिट्टी के अंदर और वहाँ से हमें कोल मिला। तो ये दोनों थ्योरीज़ हैं जो कि हमें कोल का बता रही है। अब जो कोल है उसको हम क्लासीफाई कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। कोल आर मेनली क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ their composition एंड अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड आफ्टर combustion। कोल को हम जब क्लासीफाई करते हैं तो या तो उसके कंपोजिशन पे करते हैं, मतलब उसके अंदर कितना मॉइस्चर है, कितना कार्बन है, कितना क्या है, उस हिसाब से करते हैं, या फिर वो हमें कंबशन के बाद कितना हीट लिबरेट कर रहा है उस टाइप से हम उसको क्लासीफाई करेंगे। तो हम कोल को 4 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। उसमें सबसे फर्स्ट है पीट। पीट इज़ लाइक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ कोल। तो हम पीट क्या होता है, जैसे ही वो जो कोयला बनने वाला होता है तो ये फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन प्रोडक्ट होता है। जब कोलिफिकेशन प्रोसेस होती है, कोल बनने की जो प्रोसेस होती है उसमें जो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन प्रोडक्शन होता है, जो वेजिटेबल मैटर जैसे ही वो ट्रांसफॉर्म होने लगता है कोल पे, तो वो जो फर्स्ट थिंग हमें मिलती है वो होता है पीट। पीट का जो कलर होता है वो ब्राउन टू ब्लैक होता है, वो बहुत फाइब्रस या जेली लाइक होता है। एक फ्रेश सैंपल पीट में 90% मॉइस्चर होता है, बट अगर हम उसे हवा में सुखाएंगे तो वो मॉइस्चर रिड्यूस होके 15% तक आ सकता है। पीट बहुत ही इकोनॉमिकल फ्यूल है क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा मॉइस्चर है, बट इसको हम एज अ डोमेस्टिक फ्यूल ले सकते हैं और इसको हम कभी कभी फर्टिलाइज़र के रूप में भी इसका यूज़ करते हैं। इंडिया में पीट की डिपॉजिट्स जो हैं वो तमिलनाडु के नीलगिरी हिल्स में पाई जाती है। सेकेंडली हम बात करते हैं लिग्नाइट की। लिग्नाइट सेकेंड स्टेज होती है पीट के बाद, जब वुड कोल में ट्रांसफ़र हो रहा होता है। ये ब्राउन कलर का होता है, सॉफ्ट होता है और थोड़ा नीचे में कॉम्पैक्टेड होता है। इसका मॉइस्चर परसेंटेज बहुत हाई होता है जो कि 65% तक हो सकता है, बट इसको अभी हम 15% तक रिड्यूस कर सकते हैं। इसका भी हम मेन जो यूज़ लेते हैं वो डोमेस्टिक फ्यूल में लेते हैं, डोमेस्टिक फ्यूल की तरह लेते हैं। ऑल्सो यूज़ फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोड्यूसर गैस। और हम जब इसे कार्बोनाइजेशन करते हैं तो लिग्नाइट हमें तार या अमोनियम सल्फेट देता है जो कि बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है। अब हम तीसरे पे आते हैं बिटुमिनस कोल। ये थर्ड स्टेज होता है जब एक कोलिफिकेशन प्रोसेस होता है फ्रॉम वुड इनटू कोल। ये पिच ब्लैक या डार्क ग्रे कलर का होता है और इसके अंदर लैमिनेटेड स्ट्रक्चर्स के कुछ ब्राइट एंड डल सी लेयर्स होती है। इसको भी हम 2 टाइप्स में कर सकते हैं। एक होता है सब बिटुमिनस कोल और एक होता है बिटुमिनस कोल। सब बिटुमिनस कोल क्या होता है, वो स्मूथ होता है और अपीयरेंस में होमोजेनस होता है। बेसिकली इसमें डिफरेंस यही होता है कि सब बिटुमिनस कोल में मॉइस्चर कंटेंट थोड़ा हाई होता है और हम इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं, इट इग्नाइट्स ईजीली और हम इसको स्टीम रेजिंग के पर्पस में यूज़ कर सकते हैं। वहीं पे बिटुमिनस कोल में ऑल्टरनेट डल और ब्राइट बैंड्स होती है और यही वो कॉमन कोल है जिसको हम वाइडली यूज़ करते हैं। तो कोल इसके यूजेस क्या है, कोल ऑफ दिस क्लास आर यूज्ड इन लार्ज क्वांटिटीज़ इन इंडस्ट्रीज़। इससे हम बना सकते हैं मेटलर्जिकल कोक, कोल गैस एंड स्टीम भी रेज़ कर सकते हैं। तो इसका मेजर यूज़ हम इंडस्ट्रीज़ में करते हैं और इसको हम डोमेस्टिक हीटिंग के लिए भी यूज़ में लेते हैं। तो ये हमें कहाँ का मिलता है, बिहार, बंगाल, एमपी और उड़ीसा। फिर हम आते हैं एंथ्रासाइट पे।
एंथ्रासाइड फाइनल स्टेज होता है कोल के फॉर्मेशन का वेजिटेबल मैटर से। इसके अंदर हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन होता है एंड लोवेस्ट वॉलेटाइल मैटर या मॉइस्चर कंटेंट होता है। अब इसका लो वॉलेटाइल मैटर कंटेंट के लिए ये बहुत डिफ़िकल्टी से इग्नाइट होता है और फिर जलता है विदाउट एनी स्मोक। दे आर हार्ड डेंस एंड लस्ट्रस इन अपीयरेंस। लस्ट्रस मतलब होता है चमक वाला। फॉर स्टीम रेजिंग इन बॉयलर्स, इसका हम यूज़ कहाँ का करते हैं? बॉयलर्स में, मेटल फॉर मेटलर्जिकल प्रोसेसेस एंड डोमेस्टिक फ्यूल। ये हमें कहाँ मिलता है? कश्मीर में या फिर ईस्ट हिमालयस में। तो ये था हमारा एंथ्रासाइड, जो कि है लास्ट एंड फाइनल स्टेज ऑफ कोल फॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है। कैलोरीफिक वैल्यू एक कोल की डिफाइन हम कैसे करते हैं? द टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट liberated when a unit mass or unit volume of the fuel is burned completely। जब भी हम एक यूनिट मास या यूनिट वॉल्यूम फ्यूल का बर्न करते हैं उसको हम कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। जो हीट हमें मिलती है उसको कैलोरीफिक वैल्यू कहा जाता है उस फ्यूल की। तो इसको हम कैलोरीफिक वैल्यू को 4 टाइप से कर सकते हैं। पहला है कैलोरी, मेज़र कर सकते हैं 4 टाइप से। पहला है कैलोरी। कैलोरी होती है अमाउंट ऑफ हीट विच इज़ रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट हमें लगेगी उसको हम कैलोरी कहते हैं। तो एक कैलोरी के अंदर 4.185 जूल्स होते हैं और 4.185 इंटू 10⁻⁷ अर्ग्स होते हैं। किलो कैलोरी क्या होता है? तो अमाउंट ऑफ हीट विच इज़ रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ पानी, 1 किलोग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 किलोग्राम पानी को 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बर्न करने में जो हम हीट रिक्वायर होगी वो होगा 1 kcal विच इज़ 1 किलो कैलोरी, जो कि 1 kcal के अंदर 1000 कैलोरीज होती है। अब हम बात करते हैं BTU की। तो BTU क्या होता है? ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ये क्या होता है? द अमाउंट ऑफ हीट विच इज़ रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 पाउंड ऑफ वाटर टू 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। 1 पाउंड पानी का बढ़ाने के लिए 1 डिग्री फ़ारेनहाइट से जो हीट यूज़ होगी उसे कहते हैं ब्रिटिश थर्मल यूनिट। उसके बाद आता है हमारा सेंट्रीग्रेड हीट यूनिट विच इज़ CHU। ये है द अमाउंट ऑफ हीट विच इज़ रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर 1 पाउंड टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 पाउंड को 1 डिग्री सेंटीग्रेड से। तो ये इसका एक रिलेशन है जो आप याद कर लेना कि 1 kcal इज इक्वल्स टू 3.968 BTU इज इक्वल्स टू 2.2 CHU। अब कैलोरीफिक वैल्यू कितने टाइप्स की होती हैं? तो कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है। एक होती है हायर कैलोरीफिक वैल्यू और एक होती है लोअर कैलोरीफिक वैल्यू। तो हायर कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? जितना अमाउंट ऑफ हीट हम उस यूनिट क्वांटिटी ऑफ फ्यूल को पूरा जलाकर और रूम टेम्परेचर में ठंडा करने के बाद मिलती है। अब क्या होगा जब हम उस फ्यूल के अमाउंट को, यूनिट क्वांटिटी को हम जलाएंगे तो उसके अंदर थोड़ा मॉइस्चर प्रेजेंट होगा और जब हम उसे ठंडा कर लेंगे तो वो जो मॉइस्चर होगा वो उसके अंदर लेटेंट हीट प्रोड्यूस करेगा। तो जब हम हायर कैलोरीफिक वैल्यू काउंट करते हैं तो हम उसमें लेटेंट हीट ऐड करते हैं, जबकि लोअर कैलोरीफिक वैल्यू में लेटेंट हीट इज़ नॉट एडेड। तो लोअर कैलोरीफिक वैल्यू में टोटल अमाउंट ऑफ हीट होगी जब हम यूनिट क्वांटिटी फ्यूल को जलाएंगे और उसको कूल नहीं होने देंगे रूम टेम्परेचर में, तो वो हमारी होगी लोअर कैलोरीफिक वैल्यू। अब हम पढ़ेंगे एनालिसिस ऑफ कोल, जो कि हम कल करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल।
ताकि मैं और वीडियोस लाऊं, और मुझे प्लीज़ सजेशंस दे कमेंट्स में कि मैं क्या बेटर कर सकती हूँ। थैंक यू।